कली बेसिक्स ऑफ डिजाइन, फिर हमने बात करी कंसेप्चुअल डिजाइन। आज हम बात करेंगे इसके एम्बॉडीमेंट डिजाइन की, और आज हम बात करेंगे डिटेल डिजाइन की। तो जो हमने कंसेप्चुअल डिजाइन करी थी उसका बेसिक मतलब क्या था? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ कंसेप्चुअल डिजाइन? वी टॉक्ड अबाउट कंसेप्चुअल डिजाइन, जिसमें आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस का कंसेप्चुअल डिजाइनिंग करते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, स्केच बनाते हो, हाँ, नया कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। फिर हमने पहले चैप्टर में बात करी थी डिटेल डिजाइनिंग की भी, जिसमें आप एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस, एग्जैक्ट डायमेंशंस की एनालिसिस करते हो। अब इन दोनों के बीच में, कंसेप्चुअल डिजाइन के बीच में और डिटेल डिजाइन बीच में और डिटेल डिजाइन के बीच में हमारी होती है एम्बॉडीमेंट डिजाइन। सो नेक्स्ट ऑफ द डिजाइन टू बी एनालाइज इज नोन एज व्हाट? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो भी आप सॉल्यूशन दे रहे हो उसका क्या कर रहे हो आप? आर एंड डी करके आपने उसका सॉल्यूशन दे दिया, तो उसको हमने कंसेप्चुअल डिजाइन बोला था। तो जो ब्रिज होता है कंसेप्चुअल डिजाइन के बीच में और डिटेल डिजाइन के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बॉडीमेंट डिजाइन। तो एम्बॉडीमेंट डिजाइन इज अ स्टेज इन द इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस वेयर द कंसेप्चुअल आइडिया इज डेवलप्ड इन एंड मैन्युफैक्चरेबल सॉल्यूशन। जो भी आपका पिछले वाले चैप्टर के अंदर कंसेप्चुअल आइडिया था, उसको हम डेवलप कर देते हैं किसके अंदर? एक प्रैक्टिकल और एक मैन्युफैक्चरेबल सॉल्यूशन के अंदर। तो पीछे आपने बस सोचा कंसेप्चुअल डिजाइन, उड़ने वाली कार चाहिए ट्रैफिक से बचने के लिए, यहाँ पे हम क्या देंगे? उसका प्रैक्टिकल और मैन्युफैक्चरेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो इट फोकसेस ऑन व्हाट? ये फोकस करता है किसके ऊपर? इट फोकसेस ऑन रिफाइनिंग द सेलेक्टेड कंसेप्ट। जो भी आपने कंसेप्ट को सेलेक्ट किया कि मुझे उड़ने वाली कार चाहिए, अच्छा दूसरा और क्या सॉल्यूशन दे सकते थे? तो भैया ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जाना है, बीच में ट्रैफिक बहुत लगता है, 1 किलोमीटर में मेरे को लग जाते हैं 1 घंटा, 1 किलोमीटर में 1 घंटा लग जाता है। तो एक ने सॉल्यूशन दिया, क्या करो सर, आपकी गाड़ी तो है ही, गाड़ी के ऊपर क्या करो भैया, पंख लगा दो 4 ड्रोन की तरह, गाड़ी को उड़ा के ले जाओ। ये एक सॉल्यूशन है, कंसेप्ट ही तो है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि भैया आप है ना, मैं एक ऐप बना देता हूँ, बाइक पे बंदा आएगा, बैठा के ले जाएगा आपको जाम में से निकाल के। चाइना में ऐसा ही होता है, बहुत बड़ा बिजनेस है चाइना के अंदर। ये वहाँ बाइक वाले क्या करते हैं, अगर आप जाम में फंस गए ना, ऐप पे उनको बुला लो, आएंगे, गाड़ी से उतरो, उसकी बाइक पे बैठो, बाइक पे ले जाएगा आपको। तो एक कंसेप्चुअल सॉल्यूशन ये भी है। तो बहुत सारे कंसेप्चुअल सॉल्यूशन हो सकते हैं ना, देयर आर सेवरल कंसेप्चुअल सॉल्यूशन। इंडिया में वो काम नहीं करेगा, इंडिया में तो बाइक भी फंस जाती है। हाँ, अभी कुंभ में चल रहा था ना, ठीक है। और गाड़ी फिर वो देख लेंगे, दूसरा बंदा लेके आएंगे, गाड़ी में बैठा रहेगा वो। तो ये तो सॉल्यूशन निकाला है। फिर आपने बोला गाड़ी, फिर तो 2 बंदे आएंगे, एक जना आपकी गाड़ी लेके आएगा, फिर 2 घंटे बाद आप बाइक पे बैठ के निकल जाओ, आपका काम खत्म नहीं होगा। एक्सप्रेस शहर के अंदर एक्सप्रेस कैसे बनाओगे? भाई शहर के अंदर की बात चल रही है ना, शहर के बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है, शहर के अंदर एक्सप्रेस बना दो। चलो, तो हमने क्या किया, हम डिस्कस क्या कर रहे थे? डिस्कस ये कर रहे थे कि एम्बॉडीमेंट डिजाइन क्या करती है, फोकस करती है ऑन रिफाइनिंग द सेलेक्टेड कंसेप्ट। तो आपने जो कंसेप्ट को सेलेक्ट किया, लेट्स सपोज उड़ने वाली कार, इसको रिफाइन किया जाएगा। रिफाइन किया जाएगा मतलब बाय कंसीडरिंग द टेक्निकल, इकोनॉमिकल, एग्रोनॉमिक एस्पेक्ट, इंश्योरिंग दैट द फाइनल डिजाइन इज फिजिबल एंड ऑप्टिमाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन। तो आप यहाँ पे सारे एस्पेक्ट कंसीडर करोगे, उसकी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, उसकी एग्रोनॉमिक एस्पेक्ट, उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट, इस तरीके से कि आपकी जो फाइनल प्रोडक्शन है वो क्या हो पाए, ऑप्टिमाइज हो पाए, इस तरीके से कि आपकी जो फाइनल डिजाइन है वो क्या हो पाए, ऑप्टिमाइज हो पाए। तो एम्बॉडीमेंट डिजाइन में हम क्या करते हैं, ये डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट के आर्किटेक्चर को। ये रहा प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर जो मैंने हमारे एग्जांपल में है। फिर आप क्या करते हो, सूटेबल मटेरियल को सेलेक्ट करते हो। उड़ने वाली गाड़ी चाहिए भैया, हल्की होगी बहुत, नॉर्मल कन्वेंशनल मटेरियल नहीं लगेगा। तो ये बनती है हमारी किससे? एल्यूमिनियम लगाते हो या आप स्टील लगाते हो, उसके अंदर अब क्या कंपोजिट मटेरियल लगेगा, जैसे हवाई जहाज बनता है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, सूटेबल मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको सूटेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिसाइड करनी पड़ेगी। फिर आपको इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और सूटेबिलिटी देखनी पड़ेगी। फिर आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा इसकी फंक्शनैलिटी, इसकी यूजेबिलिटी और इसकी रिलायबिलिटी को। ये सारे स्टेप्स आते हैं हमारे एम्बॉडीमेंट डिजाइन के अंदर। ऑल दीस स्टेप्स विल कम इनटू द प्रोसेस व्हिच इज टेक्निकली एम्बॉडीमेंट डिजाइन। तो ये हमारे प्रोसेस चलते हैं इसके अंदर। तो कौन कौन से फेजेस है, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ दिस एम्बॉडीमेंट डिजाइन? तो पहला फेज प्रिलिमिनरी लेआउट एंड कॉन्फ़िगरेशन। पहला फेज है, वेट कितना कैरी करेगा ये भी कंसीडर करेंगे, बिल्कुल कितना वेट कैरी कर लेगा। सो हाउ मच ऑफ द वेट इट विल कैरी, दैट विल बी कंसीडर्ड। क्लियर है? हाँ, तो सारी चीजें कंसीडर की जाएंगी, तो ऑल द थिंग्स विल बी कंसीडर्ड। तो पहला स्टेप क्या है? पहला है हमारा प्रिलिमिनरी टेक्निकल एस्पेक्ट को करेंगे। सो पहला पॉइंट क्या हमारा इसके अंदर, प्रिलिमिनरी लेआउट एंड कॉन्फ़िगरेशन। प्रिलिमिनरी लेआउट करोगे और कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंदर भैया? स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, तो जो भी मेजर कंपोनेंट है सिस्टम के वो आप मार्क कर दोगे, उनके रिलेटिव पोजीशन बता दोगे। रिलेटिव पोजीशन ऊपर जो 4 पंख लगा रखे हैं आपने, कितनी दूरी पे होने चाहिए, क्या डायमीटर होना चाहिए, वो सारी चीजें आप एनालाइज कर लोगे। फिर कंसेप्चुअल इवैल्यूएशन करोगे उसकी। फिर कंसेप्चुअल इवैल्यूएशन करोगे उसकी, कहने का मतलब बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए इसकी, इस तरीके से कि ये फिजिबल भी हो जाए, कॉस्ट भी कम हो जाए और एफिशिएंसी भी निकल के आ जाए। फिर आप सिस्टम की मॉड्युलरिटी करोगे। सिस्टम की मॉड्युलरिटी मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आप ये डिसाइड करोगे कि आपको सारे पार्ट्स अलग अलग बनाने हैं या डिजाइन मोनोलिथिक होना चाहिए। ये सारे पार्ट्स आप अलग अलग असेंबल करोगे कि डिजाइन कैसी होगी, मोनोलिथिक होगी। तो ये सारी बातें किसके अंदर आती हैं? प्रिलिमिनरी लेआउट और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। जैसे इसका परफेक्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपके जो पुराने वाले फोन होते थे उसमें आपको पीछे बैटरी दिखती होगी अलग से लगी हुई, तो वहां हर कंपोनेंट अलग डिजाइन होता था, मॉड्यूलर डिजाइन होता था। आज मोनोलिथिक है, बैटरी नहीं होती। आज देखो फोनों में कोई बैटरी थोड़ी निकलती है, पीछे ढक्कन खोल के बैटरी निकाल रहे हो, वापस डाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर, इनबिल्ट है, मोनोलिथिक डिजाइन है। तो ये आपको इसी फेज में डिजाइन करना होता है। ये प्रिलिमिनरी लेआउट और कॉन्फ़िगरेशन है आपकी। क्लियर है चीज? तो पहला फेज निकल गया इसके अंदर। दूसरा फेज क्या है? इंटरफेस एंड कनेक्शन डिजाइन। इंटरफेस एंड कनेक्शन डिजाइन। इंटरफेस मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर इंटरफेस क्या होगा। मैकेनिकल इंटरफेस का मतलब गाड़ी में स्पीड देते हो आप, वो जो एक्सेलरेटर है हाथ में है, पैर में है, ये हमारा मैकेनिकल इंटरफेस होता है। इलेक्ट्रिकल इंटरफेस, बटन दबाते हो लाइट जल जाती है, वो इलेक्ट्रिकल इंटरफेस होता है। सॉफ्टवेयर के इंटरफेसेस होते हैं, वो सब डिसाइड करोगे आप, बिल्कुल शेयर जो स्टीयरिंग के ऊपर आपके कंट्रोल्स होते हैं। नेक्स्ट आप टॉलरेंसेस और फिट निकालोगे।
टॉलरेंसेस और फिट कहाँ यूज होती है? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फिर आप असेंबली या डीअसेंबली की बात करोगे, कहने का मतलब है असेंबली और डीअसेंबली मतलब कि आप कितनी आसानी से इस व्हीकल को डीअसेंबल कर सकते हो, कितनी आसानी से असेंबल कर सकते हो। तो असेंबली और डीअसेंबली की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। क्यों? क्योंकि यहीं पे ऑप्टिमाइज होगा क्या? उसकी कॉस्ट। ये जो असेंबली डीअसेंबली बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर आपने कन्वेंशनल या स्टैंडर्ड पार्ट्स यूज किए तो एक तो कॉस्ट भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। और अगर आपने कोई स्पेशल पार्ट यूज कर लिया बनाने के अंदर, या टाइम बहुत ज्यादा लगने लग जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं परफेक्ट आपका, मारुति की गाड़ियां देखना, ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में सेम पार्ट चल रहे होते हैं, वह बहुत फटाफट बना देते हैं, हर साल में नई गाड़ी लेके आते हैं या रिपेयर फटाफट करके दे देते हैं। उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आप बोलते हो ना यार मेंटेनेंस कॉस्ट बड़ी कम है, क्यों? स्टैंडर्ड पार्ट्स लगाते हैं सब में। गाड़ी के मॉडल भले अलग होंगे पर पार्ट सारे क्या चलेंगे? उसके स्टैंडर्ड चलेंगे। पार्ट स्टैंडर्ड चलेंगे, जैसे एग्जांपल अंदर का डैशबोर्ड आपको सारा एक जैसा दिखेगा, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करेंगे कॉस्मेटिक, और जो बेसिक उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम रहेगा हर गाड़ी के अंदर। एवरी ऑफ द कार विल बी सेम, आउटर भले चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब स्टैंडर्ड है उनका। जो प्लेटफॉर्म होता है गाड़ी के बनाने का, आपने सुना होगा कि ये गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पे डेवलप है, वो प्लेटफॉर्म भी सेम रहती है। ऊपर चेंज करते रहते हैं स्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म सेम रखते हैं, क्योंकि अगर वो प्लेटफॉर्म चेंज हुआ भैया कॉस्ट बढ़ जाएगी ड्रास्टिकली, टाइम बहुत लगेगा डिजाइन करने के अंदर। अच्छा, मैकेनिक आसानी से समझ जाएगा, जो मैकेनिक है वो आसानी से समझ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। भले ही शक्ल बदल जाएगी गाड़ी की, पर उसको बनाना आएगा, यार मैं इसको बना दूंगा गाड़ी को। तो वो चीज यही डिजाइन होती है। तो इंटरफेस एंड, ये दूसरा स्टेप है हमारे एम्बॉडीमेंट डिजाइन का, इंटरफेस एंड कनेक्शन डिजाइन। तीसरा फेज होता है हमारा मटेरियल सिलेक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन। सभी मॉडल सेम मटेरियल से बनते हैं, बिल्कुल सभी मॉडल सेम मटेरियल से बनते हैं, तो मटेरियल एक साथ ही बल्क में प्रोक्योर कर लिया जाता है। तो अगला फेज हमारा आता है मटेरियल सिलेक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन। मटेरियल सेलेक्ट किया जाएगा। मटेरियल सेलेक्ट करोगे किसके बिहाफ पे? जो आप बोल रहे थे कितना वेट उठाना है, उसके बिहाफ पे स्ट्रेंथ सेलेक्ट करेंगे। मटेरियल का खुद का वेट कितना होगा? हमारे केस में लाइट वेट होगा, थर्मली इंसुलेटेड है या नहीं है, ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितना चलेगा, वो डिपेंड करेगा गाड़ी की लाइफ के ऊपर, कितने साल के लिए आप गाड़ी बना रहे हो। तो विल डिपेंड अपॉन दैट। 15 साल होती है गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, 20 साल के लिए गाड़ी बना दो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। फिर मैन्युफैक्चरिंग फीजिबल है या नहीं है, उसको फीजिबल बनाने की कोशिश करोगे तो स्टैंडर्ड कंपोनेंट लगाओगे। फिर साथ में आप बैलेंस करोगे किसको? परफॉर्मेंस को और कॉस्ट को। देन यू विल बैलेंस द परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट। क्लियर पूरी कहानी? तो पहला स्टेप क्या था हमारा? द फर्स्ट स्टेप वाज, या पहली फेज क्या थी? प्रिलिमिनरी लेआउट कॉन्फ़िगरेशन की। दूसरी फेज थी हमारी आधे से नया सब्जेक्ट नहीं होती उसके अंदर। सवाल भी क्या था एक याद आ रहा है, लास्ट प्रॉब्लम हमने करी थी ना, कि जो फाइनल स्टेज होती है हमारे कंसेप्चुअल डिजाइन के अंदर, उसमें डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। अब वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर सवाल देते हैं, जैसे पिछले वाले में दिया था, यहाँ आ जाएगी डॉक्यूमेंटेशन। डेवलप हो गई। अब इतने एग्जांपल उठा के देता हूँ दुनियादारी से, सर हाउ टू रिलेट विद सिविल। ये नदी है, क्रॉस करनी है, निकालो सॉल्यूशन। अब ये नदी है, क्रॉस करनी है भैया, लोगों को ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है, बीच में नदी आ रही है, तो ये आपकी प्रॉब्लम आ गई है, सॉल्यूशन ढूंढना है आपको, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, देयर आर एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब आपने जो भी सॉल्यूशन बताया कैसे कंसेप्चुअल डिजाइन के अंदर, जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है बस वही तो बता रहे हो आप, लगाओ सिविल। अब तो पहला पॉइंट ये था कि जो भी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है उसको स्टडी करो। एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को स्टडी किया हमने यहाँ कि भैया ब्रिज बना लो, हमारे केस में काम नहीं कर रहा, इन आर केस इट इज नॉट सूटेबल टू बी यूज्ड। हमारे पास पैसा ही नहीं ब्रिज बनाने का, हमारे पास पैसा नहीं है ब्रिज बनाने का, वी डोंट हैव दी कॉस्ट अवेलेबल। तो ये दूसरा सॉल्यूशन देना है। तो ब्रिज बनाने में टाइम लगता है, 2 से 3 साल लग जाएंगे ब्रिज बनाने में। 1 किलोमीटर ब्रिज बनाओगे 50 करोड़ की कॉस्टिंग है ही नहीं भैया हमारे पास पैसा। दो बेड के सॉल्यूशन, हाउ यू प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू दिस। तो ये हमारी कंसेप्चुअल डिजाइन है। तो ये आपके सिविल इंजीनियरिंग का आ गया। कन्वेयर बेल्ट लगा दो, तो कन्वेयर बेल्ट में गाड़ियां कैसे उठा के लेके जाओगे? तो कन्वेयर बेल्ट में गाड़ी, चलो वापस आते हैं मेन काम के ऊपर। तुम्हारा मेन काम क्या था भैया? हम फेजेस बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द फेजेस। हमारा पहला फेज क्या था? The first of the phase was preliminary layout and configuration. The second of the phase was interface and connection design. The third of the phase was material selection and manufacturing consideration. ये हमारे 3 फेज थे। These were 3 phases. पैसा नहीं है फिर इंजीनियर को कोसेंगे कि एक्सीडेंट हो रहा दूसरी जगह। चलो ये आगे बढ़ते हैं, हम तो अपना टॉपिक करते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट इज व्हाट आर द की कंसीडरेशन इन दिस पर्टिकुलर डिजाइन। क्या की कंसीडरेशन होते हैं हमारे एम्बॉडीमेंट डिजाइन के अंदर? द फर्स्ट ऑफ द की कंसीडरेशन दैट यू विल कीप इन द माइंड, पहली जो की कंसीडरेशन जो आप दिमाग में रखोगे वो है फंक्शनैलिटी की और परफॉर्मेंस की। वो है फंक्शनैलिटी की और परफॉर्मेंस की। तो पहली चीज
द डिजाइन मस्ट मीट द इंटेंडेड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो फंक्शनल होना चाहिए वो, यानी जो आपका डिजाइन प्रॉब्लम था वो उसको सॉल्व करे, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो उसको सॉल्व करना चाहिए, इट शुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो डिजाइन मस्ट मीट द इंटेंडेड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करे। दूसरा, भैया रिलायबल ड्यूरेबल होना चाहिए, कहने का मतलब है लंबे टाइम तक यूज कर पाए हमें सॉल्यूशन को। नेक्स्ट, योर प्रोडक्ट मस्ट वर्क अंडर द एक्सपेक्टेड एनवायरमेंटल कंडीशन, जो भी आपने एनवायरमेंटल कंडीशन बता रखी है उसके अंदर वो काम करना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने पीछे एग्जांपल लिया, क्या भैया ब्रिज बनाना है तो पानी आएगा वहां पे, हवा चलेगी बहुत तेज और पानी भी है नीचे, हो सकता है पानी आपका जो भी सॉल्यूशन है उसके बीच में इंटरफेयर भी करे। तो जो भी आपने कंडीशन बताई है उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपका प्रोडक्ट परफॉर्म करना चाहिए। क्वालिटी में भी सेम कंडीशन है किसकी, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ एम्बॉडीमेंट डिजाइन। नेक्स्ट की एस्पेक्ट इज मैन्युफैक्चरेबिलिटी। So next of the key aspect is manufacturability. Manufacturability मतलब DFM एब्रीविएशन ध्यान रखना, पूछेगा ये आपसे। So डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन ऐसा करना है जिसको मैन्युफैक्चर करना पॉसिबल हो। अभी तो आपने कागज पे बनाया था, प्रैक्टिकली उसको मैन्युफैक्चर भी करना है, मेरे पास टेक्निक भी होनी चाहिए। तो आपने बोला कि सर बना दो यहाँ पे एक ऑप्शन, पीछे उड़ती हुई गाड़ी, भैया मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, आपने अभी तक कोई सॉल्यूशन बताया नहीं हमारी प्रॉब्लम का, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग ही उठा रहे थे, यहीं पे तो क्रिएटिविटी आती है। तो बोले थे सिविल का एग्जाम्पल दो, भैया सिविल का एग्जाम्पल में कहाँ गायब हो गए अब तो कहने का मतलब ये है कि आपका डिजाइन ऐसा हो कि आप उसे क्या कर सको भैया, मैन्युफैक्चर कर सको। तो डिजाइनिंग होनी चाहिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए कि बस बोल दो, बस ये बोल दिया हो गया काम हमारा। तो मेरे को आगे मैन्युफैक्चर भी करना है, सो डिजाइन शुड बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर द ईज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करनी है और लंबे समय तक प्रोडक्शन करनी है उसकी। जो भी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी है इट शुड बी अवॉइडेड टू रिड्यूस द कॉस्ट। इसका भी परफेक्ट एग्जांपल दिमाग में आ रहा है जो चलता रहता है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल जैपनीज कार बहुत ही सिंपल होती है, हाईली ड्यूरेबल होती है। जैपनीज कार उठाओगे बहुत ही ड्यूरेबल होती है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है। इनका जो मैकेनिकल प्रोसेस होता है बहुत ही सिंपल होता है। होंडा लंबी चलेगी, टोयोटा बहुत लंबी चलेगी, मतलब ये छेड़ते भी है जापान वाले किसको, यूरोपियंस को। सेम काम कराएंगे पर प्रोसेस को इतना कॉम्प्लेक्स कर देंगे। इनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कॉस्टली होती है यूरोपियन गाड़ियों की, इसलिए गाड़ियां भी बहुत महंगी होती हैं। करेंगे वही काम जो जैपनीज करेंगे पर कॉम्प्लेक्स तरीके से करेंगे। तो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए आपके प्रोसेस के अंदर। तो वो अगला पॉइंट है हमारा। सो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी अवॉइडेड टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो इनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, इनकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है इसके सामने, देयर कॉस्टिंग इज वेरी लेस। तो ये मैंने रियल वर्ल्ड एग्जांपल निकाल के दिया आपको, इट इज अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। तो इन दोनों की अगर हिस्ट्री देखोगे यूरोपियन और जैपनीज गाड़ियों की, आपको एक बहुत ही परसिस्टेंट डिफरेंस मिलेगा। परसिस्टेंट डिफरेंस मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट डिफरेंस है ये कि भैया ये गाड़ियां इस काम के लिए जानी जाती है, ये गाड़ियां इस काम के लिए जानी जाती है। तो कहने का मतलब है कि आपको अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या करनी है, अवॉइड करनी है, ताकि मेरी मैन्युफैक्चरिंग क्या हो जाए भैया, आसानी से हो जाए। जो प्रोडक्शन टेक्निक हो वो कैसी हो जो प्रोडक्शन टेक्निक हो वो कैसी हो, जो आप पहले आइडेंटिफाई कर लो कि भैया मैं इस तरीके से प्रोडक्शन करूंगा अपने सॉल्यूशन का, और मैं इसको आसानी से मॉडिफाई भी कर सकता हूं, आई कैन इजीली मॉडिफाई इट। चले आगे। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, की एस्पेक्ट, फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस। दूसरा क्या था, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। डिजाइनिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम उसको मैन्युफैक्चर कर पाए। तो वो इसी स्टेज में आके करोगे आप। पीछे कंसेप्चुअल डिजाइन था, आपने उसको क्या किया, आपने उसको चेंज किया इस तरीके से कि भैया आगे मैं क्या कर पाऊं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाऊं। अगला की एस्पेक्ट है भैया मटेरियल सिलेक्शन। नेक्स्ट ऑफ द की एस्पेक्ट इज मटेरियल सिलेक्शन। अब क्या है मटेरियल सिलेक्शन, एग्जैक्टली मटेरियल जैसा यूज होना चाहिए वैसा ही सेलेक्ट करो। सो राइट मटेरियल शुड बी चूजन बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोले तो स्ट्रेंथ हो गया, स्टिफनेस हो गया, हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया, डेंसिटी हो गया, ये इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। बेस्ड ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज मतलब हीट रेजिस्टेंस कितनी है भैया, कंडक्टिविटी कितनी है। बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो करोजन रेजिस्टेंस कितना है, पेंट इसके ऊपर लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो। और बाकी मिसलेनियस फैक्टर्स हो गए कि भैया कितना हल्का होना चाहिए, कितना भारी होना चाहिए, और या कितना सस्ता होना चाहिए, कितना महंगा होना चाहिए। तो आप तीसरे स्टेप में क्या करोगे, मटेरियल को सिलेक्ट करोगे। तो ये की एस्पेक्ट है हमारे एम्बॉडीमेंट डिजाइन का। तो मटेरियल सेलेक्ट किए जाएंगे इन 4-5 पॉइंट्स के बेसिस के बिहाफ पे। क्लियर है चीज। नेक्स्ट क्या करोगे आप, बात करोगे असेंबली और डीअसेंबली की। यानी पीछे हमने बोला था डिजाइन फॉर व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग, अब हम बोल रहे हैं किसकी, डिजाइन फॉर असेंबली। तो अगला पॉइंट आएगा हमारा डिजाइन फॉर असेंबली। तो फिर से एब्रीविएशन ध्यान रखना, पूछेगा वो डीएफए, खूब एब्रीविएशन आएंगे आपके पेपर में। अभी तो कॉस्ट फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर आ गया पीछे यार। कॉस्ट फैक्टर क्या होता है भैया, कॉस्ट फैक्टर का मतलब है कॉस्ट इज वन ऑफ द फैक्टर, कि सस्ता होना चाहिए भैया। तो अदर फैक्टर्स लाइक वेट एंड कॉस्ट फैक्टर, ये भाई रुको अब शायद इसे समझ में आ जाए, रेज ऑल ये तो कॉस्ट फैक्टर नहीं है, वेट एंड कॉस्ट फैक्टर्स हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए क्या करोगे आप, मटेरियल को सेलेक्ट करोगे। यू विल सेलेक्ट द मटेरियल कीपिंग वेट एंड कॉस्ट इन माइंड। पीछे हमने बोला था डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अब हम बोल रहे हैं डिजाइन फॉर असेंबली। तो डिजाइनिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप एफिशिएंट असेंबली कर पाओ। असेंबली हमने डिस्कस कर रखी है मशीनरी मेंटेनेंस के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस, वहां पे असेंबली की बात आई थी। देयर वी हैव टॉक्ड अबाउट द असेंबली, क्योंकि बहुत सारी मशीन्स हमने यूज करी थी असेंबली के अंदर, रोबोटिक आर्म असेंबली के अंदर यूज करी थी, मेंटेनेंस में हमने बात करी थी, बिल्कुल सही बात है असेंबली की। तो आपकी डिजाइन ऐसी होनी चाहिए दैट इट शुड अलाउ एफिशिएंट असेंबली, कि आप आसानी से उसे क्या कर पाओ, असेंबल कर पाओ।
तो हमने असेंबल करने के लिए रोबोट की मदद ली थी। क्यों? एक जैसा ही काम करना है, दरवाजे लगाने हैं, एक ही एंगल में लगेंगे, वही दो नट बोल्ट आपको टाइट करने हैं, तो असेंबली लाइन में रोबोट लगे हुए होते हैं, इंसानों का काम ही नहीं है। सेम चीज बार 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 आपको रिपीट करनी है। तो आप ऐसी डिजाइन करो कि हम क्या कर सकें, इसको एफिशिएंटली असेंबल कर पाए। तो डिजाइन किसके लिए होनी चाहिए? असेंबली के लिए होनी चाहिए। आप यूज करोगे स्टैंडर्ड कंपोनेंट ताकि कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो दैट द कॉस्ट इज रिपीटेड। तो जैसे एग्जांपल देता हूं, नट बोल्ट लगाओगे, हर गाड़ी में आपकी नट बोल्ट का साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब बना रहे हो आप एक साल में 5 गाड़ियां, पांचों के लिए नट बोल्ट अलग अलग ला रहे हो, कॉस्ट बढ़ा रहे हो अपनी खुद की। तो नट बोल्ट का साइज क्या रखोगे आप? स्टैंडर्ड रखोगे। तो जो फास्टर है, जो जॉइंट्स है, वो क्या होने चाहिए आपके? स्टैंडर्ड साइज के होने चाहिए। नेक्स्ट ऑफ द की एस्पेक्ट इज एग्रोनॉमिक्स एंड यूजर एक्सपीरियंस। ये आपने अपने सेफ्टी में किया होगा। एग्रोनॉमिक्स का मतलब सेम ब्रांड की मोबाइल असेंबली करने के लिए, हाँ, एग्रोनॉमिक्स का मतलब क्या है? रिड्यूस स्ट्रेन। तो जब आप उसके साथ, जब उस सॉल्यूशन को आप यूज करो, आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेन कम रहे, आप कंफर्टेबली यूज कर पाओगे, परेशान ना हो आपको। देयर शुड बी नो टू यू व्हाइल यूजिंग दैट। जैसे एग्जांपल ले एग्रोनॉमिक का, इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ एग्रोनॉमिक डिजाइन, लेट्स सपोज कुर्सी टेबल या एग्रोनॉमिक होनी चाहिए। अगर आप बात कर रहे हो टीवी की, लैपटॉप की, फोन की, एग्रोनॉमिक डिजाइन होना चाहिए। ये ब्राइटनेस इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आंखें खराब हो जाए। वही कीबोर्ड, बिल्कुल सही बात है, एग्रोनॉमिक होना चाहिए, कीबोर्ड शुड बी एग्रोनॉमिक। आपके जो टूल्स होते हैं, द टूल्स दैट यू यूज, तो आपके हैंड मूवमेंट के हिसाब से होने चाहिए वो, कि आपका हैंड का मूवमेंट जैसा होता है नेचुरल, एक्जेक्टली वैसा का वैसा ही हो। तो एग्रोनॉमिक डिजाइन होनी चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस आपके सॉल्यूशन का बहुत ही उम्दा होना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर यूजर एक्सपीरियंस पूरा हुआ, कोई फायदा नहीं है इसका। क्रिकेट ग्लव्स, बहुत सारे एग्जांपल बताए होंगे सर ने आपको। तो कहने का मतलब है, अवर प्रोडक्ट शुड बी कंफर्टेबल, इजी टू यूज, इंट्यूटिव होना चाहिए, यानी एंगेज करे वो आपको, डिजाइन एस्थेटिक होनी चाहिए। तो ये हमारा एक की फीचर बन जाता है इसका, इट बिकम्स वन ऑफ द की फीचर। क्लियर है? चले आगे। चलिए, नेक्स्ट है भैया हमारा सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो हर जगह आपको देखो, जितने टॉपिक हैं सब में ये पॉइंट आता है, कितनी इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट चीज है आपके पूरे प्रोफेशनल करियर के अंदर, कि भैया आप जो भी चीज कर रहे हो वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, उसका कम होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आगे 22 टॉपिक है, हर एक टॉपिक में आपने इसकी बात करी होगी कि भैया सस्टेनेबल हो, एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या हो, कम हो, सस्टेनेबल हो, एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या हो, कम हो। तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि वेस्ट कम से कम आए, वो रिसाइकल कर पाओ, ताकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या लगे, कम लगे। आपका जो सॉल्यूशन है वो एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। एनर्जी एफिशिएंट के लिए भैया आपको उसकी लाइफ साइकिल कंसीडरेशन करनी पड़ेगी। यू हैव टू गो फॉर द लाइफ साइकिल कंसीडरेशन। हाँ, आज एथिक्स में भी हुआ था भैया, आपकी बन जाती है वहां पे। नेक्स्ट की एस्पेक्ट है भैया उसकी कॉस्ट और इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। तो डिजाइन शुड बी ऑप्टिमाइज्ड टू बैलेंस द परफॉर्मेंस एंड द कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, सारी चीजों का आप ध्यान रखोगे, एवरीथिंग विल बी इवैल्यूएटेड। तो ये हमारे की फैक्टर्स हो जाते हैं एम्बॉडीमेंट डिजाइन के। दीस आर द की फैक्टर्स ऑफ एम्बॉडीमेंट डिजाइन। नेक्स्ट पॉइंट है भैया कौन कौन से टूल्स लगते हैं, कौन कौन से मेथड लगते हैं, और द डिफरेंट टूल्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजाइन। तो पहला टूल कैड की बात करेंगे हम, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर लगते हैं इसके अंदर। अब जैसे हम सिविल की बात करें, कौन कौन से सॉफ्टवेयर लगते हैं? मेरे को 3D में मॉडल बनाना है, स्ट्रेट प्रो बनाओ, ऑटोकैड यूज करो। मैकेनिकल की बात करोगे, अगर आप मैकेनिकल की बात करोगे भैया बिल्कुल आएगा, 3D मैक्स निकल के आ जाएगा, सॉलिड वर्क्स निकल के आ जाएगा, बिल्कुल रिविट यूज कर सकते हो। देन कैटिया यूज कर सकते हो, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द कैटिया। तो कहने का मतलब है सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा क्या बनाने के लिए? 3D मॉडल बनाने के लिए। तो पहला टूल जो हम यूज करते हैं इसके अंदर, सो व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर। खूब सारे सॉफ्टवेयर है हमारे पास, एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर एज पर द रिक्वायरमेंट, सिविल के हो, मैकेनिकल को, प्रॉब्लम किस फील्ड की आपकी, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट। नेक्स्ट वील गो फॉर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, ये हमारी है, मैकेनिकल और हमारे दोनों के काम आता है। आपकी स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करते हैं। हमारे स्ट्रक्चर की, हमारे सिविल के स्ट्रक्चर हो गए, मैकेनिकल के भी स्ट्रक्चर होते हैं, मशीन बनानी है आपको, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि भैया जब भी लोड लगेगा हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे कंपोनेंट के ऊपर, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या निकल के आता है। तो एनसिस यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द एनसिस। नेक्स्ट टूल व्हिच कैन बी यूज्ड इज, ये भी आज हमने किया था, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। नेक्स्ट ऑफ द टूल दैट विल बी यूज्ड इन योर डिजाइन इज फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। कहने का मतलब है आप ये पता करोगे कि हमारा प्रोडक्ट या डिजाइन किन किन तरीकों से फेल हो सकती है, उस फेलियर को आइडेंटिफाई करोगे, उसके इफेक्ट को समझोगे और फिर उसको रेक्टिफाई करोगे। तो आपका जो भी सॉल्यूशन है आप क्या करोगे, उसको एनालाइज करोगे कि व्हाट आर द पोटेंशियल मोड्स ऑफ फेलियर। जैसे ही आपको पोटेंशियल मोड ऑफ फेलियर मिल गया, उसकी एनालिसिस करके उसका रेक्टिफिकेशन भी निकालोगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस करते हैं। तो ये टूल है हमारा, दिस इज द टूल व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन एम्बॉडीमेंट डिजाइन। नेक्स्ट है हमारे पास रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड 3D प्रिंटिंग। तो क्या करता है भैया रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, इट इन्वॉल्व्स व्हाट, क्विक टेस्टिंग ऑफ द डिजाइन कांसेप्ट। तो जैसे ही आपने सारी एनालिसिस कर ली, अब क्या करो, प्रोटोटाइप बना के उसके ऊपर टेस्ट करने लग जाओ। आपने उसका प्रोटोटाइप बनाया और उसके ऊपर टेस्टिंग करने लग गए। तो ये भी एक टूल है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द टूल। नेक्स्ट टूल इज DFMA,
तो डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली पीछे किया था हमने, डीएफएम की जगह डीएफए, ये तीनों करके आ गए। हमने डीएफएम भी किया था, हमने डीएफए भी किया था, दोनों को जोड़ दिया डीएफएम में। तो डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, ये आपको ये इंश्योर करके देता है, ये कंबाइंड है। हाँ, तो ये टूल है हमारा, दिस इज द टूल। तो अभी हम बना नहीं रहे हैं, ये कौन कौन से टूल यूज होते हैं आपके एम्बॉडिमेंट डिजाइन के अंदर, या कौन कौन से मेथड यूज होते हैं उसकी बात कर रहे थे। तो डीएफएमए इंश्योर करता है कि आपका प्रोडक्ट आसान है मैन्युफैक्चर करना और असेंबल करना। तो दिस टेक्निक विल इंश्योर दैट योर प्रोडक्ट इज इजी टू मैन्युफैक्चर एंड असेंबल। कहने का मतलब है मैंने पूरा असेंबली प्लांट बना दिया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग का सारा तामझाम लगा दिया, फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग करने बैठा, तब पता चला अरे यार इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो मैं कर नहीं सकता। तो ऐसा नहीं करते हैं, पहले से ही एनालिसिस करके बैठे हुए होते हैं। तो इस मेथड की मदद से हम क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या मैं अपने प्रोडक्ट को इजीली मैन्युफैक्चर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, क्या हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है या नहीं है। फिर से एक एग्जांपल ध्यान आया जिससे आप रिलेट कर पाओगे, विद व्हिच यू कैन रिलेट वेरी इजीली। जैसे टोयोटा जो भी अपनी छोटी गाड़ियां है मैन्युफैक्चरिंग उसकी कराता है मारुति के प्लांट में। टाटा जो भी अपनी छोटी गाड़ियां हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराता है मारुति के प्लांट में, खुद करता ही नहीं है क्योंकि उसको पता है उसके बस की बात ही नहीं है, वो मैन्युफैक्चर करेगा ही नहीं उनको। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि कैपेसिटी का मतलब पैसा नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है, वो उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि वो बड़ी गाड़ियां बनाता है। उसकी सारी जो असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी है बड़ी गाड़ियां बनाने के लिए, उसकी एक्सपर्टीज उसी के अंदर है। तो उसने मारुति के साथ क्या कर रखा है, एग्रीमेंट कर रखा है कि भाई मैं तेरे को इंजन दे दूंगा, तू मेरी मैन्युफैक्चरिंग करके दे देना। तो टोयोटा जाना जाता है अपने इंजन के लिए, वो उसको इंजन देता है, इसलिए आपको दोनों की गाड़ियां सेम मिलती हैं, सारी सब कुछ सेम है उन दोनों का, बस बैच चेंज कर देते हैं बाहर से। तो टोयोटा उसको इंजन दे रहा होता है, मारुति अपने प्लांट में उसकी गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर देता है। तो ये सारी जो कंपनियां इस तरीके से भी काम करती हैं। तो कहने का मतलब है उसको पता है कि ये मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मुझे नहीं करनी, आई डोंट हैव टू डू दिस। तो उसका जो प्रोडक्ट है इट इज नॉट इजी टू मैन्युफैक्चर इन हिज प्लांट, तो वो दूसरे प्लांट में मैन्युफैक्चर कर रहा है। हाँ हो सकता है सबको ये बात नहीं पता हो, इसलिए एग्जांपल मत दो ग्रैंड विटारा और हाइराइडर। मैं आपको 10 एग्जांपल और दे दूंगा इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, बैलेनो और ग्लेंजा एक जैसा ही है, सेम यही रीजन है उसका। तो दोनों में इंजन सेम है, इंजन टोयोटा दे रहा है, बना रहा मारुति है। जितनी भी गाड़ियां हैं एक्स वाई जेड, कोई सी भी गाड़ी बोलो, दोनों की दोनों सेम है। फ्रॉन्क्स और ट्रेजर एग्जैक्टली सेम, बस बैच का फर्क है। चलो तो हो गया ये, तो डीएफएम में हो गया। तो हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात करते हैं कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, और आर डिफरेंट टूल्स आर बीइंग यूज्ड। तो अलग अलग टूल्स हैं वो आपको बता दिए। तो आप कैड यूज कर सकते हो, आप एफईए यूज कर सकते हो, आप फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस यूज कर सकते हो, रैपिड प्रोटोटाइपिंग 3D प्रिंटिंग कर सकते हो, फिर आप डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली कर सकते हो। क्लियर है चीज। नेक्स्ट, क्या सिग्निफिकेंस है हमारे एम्बॉडिमेंट डिजाइन की, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्बॉडिमेंट डिजाइन। अब इसकी सिग्निफिकेंस निकालनी, क्या इंपॉर्टेंस है। ये ब्रिज करता है किसको, कंसेप्चुअल डिजाइन को और डिटेल डिजाइन को। तो अगला पॉइंट है हमारा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिजाइन। सो इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन व्हाट, कंसेप्ट एंड रियलिटी। तो कंसेप्चुअल डिजाइन, कंसेप्ट, रियलिटी मतलब डिटेल डिजाइन, दोनों के बीच में ब्रिज बनाएगा। दूसरा, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, आपके एरर कम हो जाएंगे, आपकी रिस्क क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या करेगी, बढ़ जाएगी, आपकी एफिशिएंसी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट क्वालिटी विल इंप्रूव, रिलायबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी आपकी। आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा बाकियों के ऊपर, यू विल बी गेटिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑन दिस। तो इसके आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, यू विल गेट एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। अब कुछ लोग बोल रहे हैं गाड़ियों का एग्जांपल क्यों ले रहे हो, अब देखो बहुत इंडस्ट्रीज का आपको एग्जांपल मिलेगा। तो पहला एग्जांपल ही है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, और हमने इसी को डिस्कस किया है, चेसिस एंड बॉडी डिजाइन। तो चेसिस और बॉडी डिजाइन भैया किसकी परफेक्ट है, मारुति की, वही करता है, चेसिस तू बना, बॉडी डिजाइन तू कर, इंजन के कंपोनेंट दूसरी कंपनी दे देगी। तो सेम वही एग्जांपल आया हुआ है, एक्जेक्टली सेम एग्जांपल। इसको हम यूज कर सकते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अभी किसी ने पीछे सैमसंग और आईफोन का एग्जांपल दिया था, पीछे किसी ने सैमसंग और आईफोन का एग्जांपल दिया था। सैमसंग मैन्युफैक्चरिंग करके देता है स्क्रीन की, सैमसंग मैन्युफैक्चरिंग करके देता है अंदर जो चिप होती है उसकी। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ आती है एम्बॉडिमेंट डिजाइन की, आपकी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आती है, लैपटॉप और टैबलेट्स के अंदर। अब लैपटॉप का एग्जांपल जैसे एनवीडिया, सबको चिप यही सप्लाई करके देता है, एनवीडिया सबको चिप यही सप्लाई करके देता है, जितने लैपटॉप हैं भैया दुनिया में सबकी चिप यही बनाता है बैठ के, बस आटा एक दूसरे लग जाते हैं। इजेक्टेबल सीट्स इन ऑल द फाइटर जेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, हाँ बिल्कुल सही बात है। अभी ये भी एक केस आया था, करंट अफेयर की है वो, पाकिस्तान का एक जहाज गिर गया था टेस्ट फ्लाइंग करते करते, तो उसकी जो इजेक्टेबल सीट है वो बाहर आ गई। पाकिस्तान ने किसी को बताया नहीं कि हमारा जहाज गिर गया ट्रेनिंग करते हुए, क्योंकि ये बताना मतलब आप डिस्क्लोज कर रहे हो कि नहीं कोई खराबी है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे जहाज पुराने हो गए, या पायलट को उड़ाने नहीं आता, या XYZ कुछ भी, तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ये जो कंपनी थी सीट बनाने वाली, इसने लगा दिया फोटो, देखो हमारी सीट निकल गई बाहर, देखो हमारी सीट कितनी अच्छी है, तो इन्होंने बता दिया। हाँ तो उन्होंने तो ये बोला ना कि देखो हमारी सीट ने पाकिस्तानी पायलट को बचा लिया, उन्होंने कुछ गलत थोड़ी ना किया भैया, उन्होंने बोला देखो हमारी सीट ने पाकिस्तानी पायलट को बचा लिया, वो बाहर निकल के टाइम पे, इसीलिए बनी थी, उसने अपना काम कर दिया। तो वो तो अपना भैया अपनी प्रमोशन कर रहे थे, वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान वालों की वो भी इसके अंदर हर कोई लपेट दे पाकिस्तान को। तो कहने का मतलब इसकी एप्लीकेशन कहाँ आती है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आती है। आगे बढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशन आपको मिलेगी मेडिकल डिवाइसेस के अंदर। एसी इज ऑल्सो सेम जगह मैन्युफैक्चर, ब्रांडिंग अलग अलग होती है। हाँ एसी भी एक जगह मैन्युफैक्चर होता है, कपड़े भी एक जगह मैन्युफैक्चर होते हैं, बस अब हो गया। तो कहने का मतलब है इस डिजाइन की एप्लीकेशन बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अंदर है,
यू विल फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस इन एरोस्पेस इंडस्ट्री। है बिल्कुल आ गया एरोस्पेस इंडस्ट्री। बांग्लादेश, लुधियाना में बनते हैं। समझ गए? तो ये हमारा पूरा कार्यक्रम था किसका? ये हमारा पूरा कार्यक्रम था एम्बॉडिमेंट डिजाइन का। सेवा समाप्त आज की। हाँ, सेवा समाप्त आज।